नमस्कार, संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हैं इंदौर क्षेत्र क्रमांक 3 की भाजपा विधायक उषा ठाकुर। सुश्री उषा ठाकुर एक फायर ब्रांड लीडर मानी जाती है। आरएसएस पृष्ठभूमि के कारण उनके तेवर सदैव से तीखे रहे हैं। अपनी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होने के कारण कई बार वो विवादों में आती हैं, लेकिन अपनी स्पष्टवादिता और अपनी दूरदर्शिता के कारण उन्होंने इस शहर में अपनी अलग पहचान बनाई है। वे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 की भी विधायक रही हैं, 3 से विधायक हैं, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष हैं और अनेक जिम्मेदारियों के साथ वो संघ का और सामाजिक समरसता का काम कर रही हैं। महिला जागृति के लिए काम करती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करती हैं और नवरात्रि के अवसर पर महिलाओं का एक बड़ा सम्मेलन करती है। सावन में महिलाओं की बड़ी कांवड़ यात्रा निकालती है। उषा जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत नमस्कार भैया, धन्यवाद। उषा जी, पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि अब नवरात्रि आ रही है, गरबे आ रहे हैं और आप पूरे देश भर में पहली ऐसी महिला विधायक जानी जाती हैं जिसने सबसे पहले ये कहा कि गरबों में मुसलमानों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। बहुत आलोचना हुई आपकी, खासकर उस देश में जो धर्मनिरपेक्ष देश है, खासकर उस देश में जहाँ हम धार्मिक संभाव की, सद्भाव की बात करते हैं। फिर भी आप हमेशा ये कहती हैं और अपनी बात पे अडिग रहती हैं कि गरबों में मुसलमानों को नहीं आना चाहिए। ये कट्टरता क्यों है आप? प्रतीक जी, मैं इसमें एक संशोधन चाहती हूँ। मैंने ये कहा गरबे में मुसलमान नहीं आना चाहिए। मैंने ये नहीं कहते हुए ये बात कही थी कि गरबा पंडाल में जो भी पुरुष प्रवेश चाहे उसका आइडेंटिटी कार्ड देखा जाए। यदि मुस्लिम समाज आना चाहता है, अपनी आइडेंटिटी छुपा कर ना आए, अपना परिचय पत्र साथ लेकर आए, अपने परिवार की माता बहनों को साथ लेकर आए और उस कार्यक्रम को, और मुसलमान गरबे के पंडाल में आके फिर अम्बे जी की आरती भी करे और पूजा भी करे। यदि उनकी कुरान, यदि उनका इस्लाम इस बात की अनुमति देता है तो अवश्य करें। पर पूरा विश्व जानता है कि बुत परस्ती के ख़िलाफ़ है कुरान, और इसी बात के चलते वंदे मातरम 5 बंद से हटकर 2 बंदों का हुआ। आप जो थोड़ी सी भाषा में आपने थोड़े से एक मोल्ड किया, लेकिन आशय और मतलब तो आपका यही है कि उनको गरबे में नहीं आना चाहिए। गरबे में अपनी पहचान छुपा कर नहीं आना चाहिए, अपना छद्म वेश रख कर नहीं आना चाहिए। क्या वो हिंदू नाम रख कर आते हैं? कि तिलक लगा कर नहीं आ जाएं, वो कलावा बांध कर ना आ जाएं, अपनी आइडेंटिटी छुपा कर ना आए। क्यों आइडेंटिटी छुपाते हैं वो? क्यों आए? उनको क्या पड़ी आइडेंटिटी छुपाने की? क्या उनको क्या मिलता है? ऐसा होता है क्या उनका छुपा है? उनका हिडन एजेंडा क्या रहता है गरबा पंडाल में आने? क्या वो लड़कियों को छेड़ना चाहते हैं? जी, ऐसा कई उदाहरण और देखने को मिले कि उनका मकसद दूसरा है। इस देश में जनसांख्यिकी परिवर्तन का भी संतुलन हमें बनाए रखना, और जिस प्रकार से यदि आंकड़े, जिस प्रकार से जनगणना में अभी सामने आए हैं, पूरा देश अचंभित है और सभी को इस बात की चिंता भी करना चाहिए। तो जो स्थिति है, बाद में हिंदू लड़कियों की उनसे शादी वादी हो जाती है, जी, ये सब चलता है और ये एक बड़ा सुनियोजित व्यवस्था के मुताबिक ही होता है। षड्यंत्र है, सुनियोजित षड्यंत्र ही कहें। यदि छुपाकर आप अपनी आइडेंटिटी छुपाकर किसी को दिग्भ्रमित करते हैं, किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। हमने देखा राष्ट्रीय स्तर पर भी वो इतनी बड़ी जो खिलाड़ी थी, उस तक बिहार की बहुत बढ़िया निशानेबाज, इतनी अच्छी निशानेबाज, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल की खिलाड़ी, यदि उसके साथ भी धोखा हो सकता है तो फिर गली मोहल्ले की छोटी बेटियों के साथ धोखा ना हो, इसी बात की चिंता है। उषा जी, ये विषय तो आपका हमेशा से ही रहता है, इस गरबे में भी रहेगा निश्चित रूप से। चलिए, एक आप, क्योंकि जो गरबा उत्सव है वो शक्ति की साधना का पर्व है और संपूर्ण मातृशक्ति अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए वो शस्त्र में प्रशिक्षित हो, वो शास्त्र में प्रशिक्षित हो, वो परिवार संचालन में प्रशिक्षित हो, ये ही मूल भाव दुर्गा उत्सव के पीछे है।
पर लोग और यदि कहीं ना कहीं वो दिग्भ्रमित होता है तो वो ठीक मार्ग पर जाए, ये हम सबकी सामूहिक चिंता है। लोग ये कहते हैं कि आप त्योहार के समय में कट्टरता फैला देती हैं। आपका जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें मुसलमान भी बड़ी संख्या में आपके मतदाता हैं, आप ध्रुवीकरण करना चाहती हैं हिंदुओं का, इसलिए इस तरह के बयान देती हैं। मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से बता दूं कि मेरी विधानसभा में जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं वो सब मेरे बहुत अच्छे शुभचिंतक हैं और उनकी भी सेवा को मैं सदैव तत्पर रहती हूँ। आप यदि उनके साथ बात करेंगे तो ये सच्चाई आपके सामने आएगी। ध्रुवीकरण नहीं चाहती और आप। जब मैं पहले दिन उनके बीच में गई मैंने सारी बात स्पष्टता से की और किसी भी, वो सब जो 90% लोग हैं वो इस बात से सहमत हैं कि सच्चाई से कभी मुंह नहीं छुपाना चाहिए और जो आप कह रही हैं वो सच है। वो सब मेरे साथ हैं कि वो भी धोखा छिपा, दुराव छिपा। कट्टरवाद का लेबल तो लगता है आपके ऊपर, इसी वजह से तो लगता है। आप यदि सच्चाई और पारदर्शिता को कट्टरवाद का लेबल कहते हैं तो मुझे लगता है प्रतीक जी आपको अपनी परिभाषा बदलनी पड़ेगी। नहीं, मेरी परिभाषा नहीं, लोग आपके ऊपर कट्टर विधायक होने का या हिंदू कट्टरवादी हिंदू होने का आपके ऊपर लेबल लगाते हैं। ये लेबल मैं नहीं लगा रहा हूँ। यदि सच्चाई कट्टरता का पर्याय है तो ठीक है, आपको परवाह नहीं इस लेबल की। यदि सच्चाई को कट्टरता का पर्याय माना जाता है तो ये अफसोस का विषय। या आप संघ का एजेंडा लागू करना चाहती हैं? देखिए, संघ तो हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है, हमारी रीढ़ है और वो यही सिखाता है कि हमेशा भीतर बाहर से हम सच्चे रहें, धर्म संस्कृति राष्ट्र की अस्मिता के साथ कहीं कोई समझौता नहीं किया जाए। विधायक से पहले आप स्वयंसेविका है, मतलब ये? निसंदेह। चलिए फिर आप विधायक भी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपकी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में जो विकास कार्य हो रहे हैं जी, उसमें बहुत देरी हो रही है, ऐसा आपने भी कहा जी। चाहे वो जूनी इंदौर का पुल हो, हाँ जी। वो सड़कों की जो खुदी हुई है, जूनी इंदौर की जो मंदिर वाली सड़क है, जी, जो मालीपुरा वाली सड़क है, वो चौराहा है जी। ये देरी के लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार भोपाल में आपकी है, आईडी आपका है, नगर निगम आपका है। अब देखिए, एक बहुत बड़ा विश्व स्तरीय महोत्सव हमने कुंभ का मनाया, उसकी वजह से हमारे इंदौर के सारे संसाधन वहाँ लगे और एक कारण थोड़ा सा देरी का वो वजह हो गई। पुल तो 3 साल से बन रहा है। अब हम युद्ध स्तर पे पुल में थोड़ा सा वो पीछे से जो अतिक्रमण हटने हैं, माननीय संभागायुक्त ने भी दौरा कर लिया है, जिलाधीश जी, हमारे निगम कमिश्नर मनीष जी सब इस बात के लिए चिंतित हैं और उन्होंने अभी वादा किया है मेरे साथ कि 15-1 दिन में उस काम को वो समापन। अधिकारी सुनते कहाँ हैं विधायकों की और भाजपा कार्यकर्ताओं की? नौकरशाही तो हावी है, नियंत्रित है। ये आपके बड़े नेता कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके बड़े नेता कह रहे हैं, राष्ट्रीय नेता कह रहे हैं। मेरा अनुभव दूसरा है, यदि लगातार पीछे पड़े रहें तो काम होता है। पीछे पड़ना पड़ता है, पीछे पड़ना पड़ता है। मतलब एक बार के कहने में काम नहीं करते अधिकारी लोग, आप बार बार पीछे पड़ना पड़ता है। आप इतनी सीनियर विधायक है, 2 बार की विधायक है, प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष, फिर भी आपको पीछे पड़ना पड़ता है। पीछे मैं अपने काम का फॉलोअप किसी एक ग्रुप को एक काम का पकड़ा देती हूँ कि लगातार पीछे लगे रहिए तो काम को गति। क्यों अधिकारी क्यों एक बार में कहने में काम नहीं करते? आप इतनी सीनियर विधायक हैं, 2 बार की विधायक हैं, प्रदेश भाजपा की उपाध्यक्ष हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकती, जो काम कहती हूँ मेरा तो किसी अधिकारी के बारे में कि करते हैं वो। नौकरशाही निरंकुश नहीं है। नौकरशाही निरंकुश नहीं है और नौकरशाही से काम यदि कराना है तो पीछे पड़ना पड़ता है, कभी कभी सख्ती भी करनी पड़ती है और पीछे भी पड़ना पड़ता है। पर देखिए, नगर निगम की जो प्रक्रिया है, नगर निगम में को लेकर आपका भी असंतोष है, आपने भी लिखा है नगर निगम को। 2-3 इंसिडेंट्स में भी गिरा सकता हूँ। सपना संगीता टाकीज पर आपके कुछ समर्थकों का, भाजपा कार्यकर्ताओं के ठेले वगैरह जब्त किए गए थे, आप नगर निगम गई लेकिन वहाँ ठेले नहीं छोड़े गए। अच्छा, ये होता है जब हुआ ये, पर उसको तत्काल सुधार हुआ, क्योंकि ये जो जिस प्रकार की मानसिकता कर्मचारियों की है, हम जो लोअर लेवल का कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ पैदा कर देता है। अब वो ठेले उठाने, उसके पास कार्ड भी था उसका पथ विक्रेता का, बावजूद उसका कार्ड भी नहीं देखा और उठाना है तो उठा के ले जाना है, तो ये स्थिति गलत है। जबकि वो भाजपा कार्यकर्ता, जब उसको कहा था जी, वो भले भाजपा का कार्यकर्ता हो या ना हो, चाहे वो आम नागरिक हो, पर यदि उसके पास पथ विक्रेता का कार्ड है तो आप
इस प्रकार से ज़बरदस्ती उसका ठेला नहीं उठाना चाहिए। उसका कार्ड देखिए, कहीं कोई दिक्कत में आ रही है उसको समझाइश दीजिए, वो पीछे हो जाएगा, व्यवस्था सुधार लेगा। MIC मेंबर के पति है रामदास गर्ग, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, कई पदों पर रहे, उनके साथ बदतमीजी हुई डेंटल कॉलेज के वहाँ पर, उसमें भी आप गई, आप उसमें भी आपने अपनी नाराज़गी व्यक्त करी। जी, जहाँ जहाँ गलती होगी नाराज़गी व्यक्त करेंगे, सुधार करेंगे, और जो भी जो व्यक्ति उसमें जिम्मेदार होगा मेरा मूल सवाल ये है कि ऐसी स्थितियां क्यों बन रही है? नगर निगम में महापौर आपका है, सत्ता आपकी है, उसके बावजूद भाजपा कार्यकर्ताओं को इस तरह की ऑकवर्ड पोजीशन, इस अपमान क्यों झेलना पड़ रहा है? क्या नौकरशाही पर नियंत्रण नहीं है महापौर का? पर ऐसा नहीं कहते, जैसे ही कोई बात संज्ञान में आए तो निर्णय होता है, समाधान होता है, कठोर कार्यवाही भी होती है। अपमान के बाद समाधान होता है ना दीदी? अपमान के बाद समाधान, अब जिसने गलती की, जिस कर्मचारी ने, उसको चिन्हित करके दंडित करो। 2-4 दंडित होते हैं, बाकी सब ऊपर से नीचे तक ठीक। कहाँ हुआ दंडित? जिसने पार्षदों के साथ नहीं, वो तो हुआ जिसने ठेला यहाँ से हटाया था। मैं महिला पार्षद की गिरफ्तारी की बात कर रहा हूँ। जिसने ठेला हटाया था उसको तत्काल हटवा दिया मैंने यहाँ से, वो दोबारा यहाँ चिन्हित करने नहीं आ सकता। जिन्होंने महिला पार्षद को जेल में जाना पड़ा बिना किसी अपराध के, वो लोग कहाँ दंडित हुए? वो लोग भी दंडित होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से भाई महिला पार्षद थी, उसकी डिमांड उसको सुना जाना चाहिए। जनप्रतिनिधि है, चुनी हुई, और भीड़ में थप्पड़ किसी ने मारा, उसने तो नहीं मारा था। रात को उठाया गया उसको। ये जो कुछ भी भ्रामक स्थितियाँ पैदा हुई, ये सच में बहुत चिंताजनक भी हैं और दुखद भी हैं। तो उनके समाधान के लिए मैंने, प्रदेश की उपाध्यक्ष हूँ, जिस स्तर पे जहाँ जो बात रख सकती थी उसको मैंने रखा है, और उसमें समाधान मिले ऐसी अपेक्षा भी है। दीदी, स्मार्ट सिटी बन रही है इंदौर में, और जो स्मार्ट सिटी का एक बड़ा हिस्सा आपके विधानसभा क्षेत्र में भी आ रहा है। अब स्मार्ट सिटी के नाम पर बियावानी में तोड़फोड़ हो गई, कनाड़िया संविद नगर में तोड़फोड़ हो गई, सुभाष मार्ग पे तोड़फोड़ हुई है लंबी। कैलाश विजयवर्गीय भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, 10 साल मंत्री रहे हैं, बड़े नेता हैं। आप उनकी बहन हैं, बड़े भाई हैं। आप उनकी बहन जी, हैं। जी। और मुझे याद है कि एक बार वो आपके चरणों में झुक गए थे, आपके चरणों को पकड़ लिया था जब आप थोड़ी सी बगावत में के मूड में आ गई थी। वो दृश्य भी मुझे याद है। मैं बगावत के मूड में बिल्कुल नहीं थी। मैं संगठन की बहुत अनुशासित कार्यकर्ता हूं। पर कहीं ना कहीं आपको मनाने के लिए बड़े भाई हैं, वो आए और उन्होंने कहा, आपके पाँव पड़े उन्होंने आपको मनाने के लिए, ये इससे इनकार नहीं कर सकती आप। वो ये कहते हैं कि अगर वो होते तो संविद नगर में तोड़फोड़ नहीं करने देते, वो होते तो वो बियाबानी में तोड़फोड़ नहीं करने देते, बुलडोजर के सामने खड़े हो जाते। मेरा सवाल बहुत सीधा सवाल है, सीधा जवाब चाहता हूँ। अब तोड़फोड़ आपके क्षेत्र में होने वाली है स्मार्ट सिटी के नाम पर। क्या उषा ठाकुर 3 नंबर की विधायक अपने क्षेत्र के नागरिकों के मकान दुकान बचाने के लिए खड़ी होगी बुलडोजर के सामने? मैं देखिए, मैंने अभी बात की है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया, प्रभारी मंत्री जी को भी अवगत कराया, और एक बात रखी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है कि यदि हमको विकास के लिए किसी की भी कोई निजी ज़मीन चाहिए तो उसके आज के भाव का 2 गुना मुआवजा हमें देना होगा। FIR ताकि वो, देखिए FIR भी हर किसी के काम का नहीं है प्रतीक भैया। यदि उसके पास कोई पूंजी ही नहीं है, यदि पर्याप्त जगह ही नहीं है, तो वो कैसे कोई उसको लेगा, कैसे उसका डेवलपमेंट होगा? तो सीधी बात तो ये है कि जैसे मेरे यहाँ ये है कि जूनी इंदौर बहुत पुराना बसा हुआ है, राजवाड़ा भी पुश्तैनी, जी पुश्तैनी 300-300 साल पुराने मकान हैं, 100 साल पुराने मकान हैं। तो और मैं ये देखती भी हूँ कि आज यदि अपन मध्यम वर्ग का हाल जानने निकले तो ये स्थिति सामने आती है कि सवर्ण समाज के या अन्य भी समाज के जो गरीब तबका है, उनकी ये स्थिति है कि यदि हम उनका घर सामने से तोड़ दें तो रिपेयर करने की भी उनकी सामर्थ्य नहीं है। तो मैंने प्रभारी मंत्री जी को, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैंने आदरणीय महापौर जी को, सबको इस पूरी एक बहुत ही व्यवहारिक धरातल पर एक फाइल बनाई है। ताई जी को भी, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष वगैरह को, प्रदेश अध्यक्ष जी को और संगठन मंत्री जी को, सबको इस बात से अवगत कराया है कि ये बहुत पुराना इंदौर है और दुनिया अपने पुराने शहरों को, तो वही है, और दुनिया अपने पुराने शहर को, तो वही है जो जिसकी एक हमारी, और दुनिया भर में हम देखते हैं कि हर देश अपने पुराने मोहल्लों को, हेरिटेज को एज इट इज संभाल के रखता है, संरक्षित रखता है।
तो या तो इनको संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दें हम, नंबर 1 है। विकास करना ही है तो माँ अहिल्या की नगरी का नागरिक बड़ा ही उदार मना है, आप उसको आज के भाव का 2 गुना मुआवजा दे दीजिए, वो प्रसन्नतापूर्वक कहीं भी जाने को तैयार है। और अगर ये नहीं हुआ तो फिर बुलडोजर सामने खड़ी होगी? नहीं, ये बुलडोजर चलेगा ही नहीं। बुलडोजर नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। तो चला तो नहीं चलेगा, नहीं चलने दूंगा। नहीं चलेगा, बुलडोजर चलेगा ही नहीं। ये बात हर स्तर पे बता दी है। मेरा या सवाल तो है आज कि का अगर बुलडोजर चला तो उषा ठाकुर क्या करेंगी? बुलडोजर नहीं चलेगा। तानाशाहों की सरकार नहीं है। हम जनता के हित के लिए, हम इंदौर के विकास के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। ऐसा नहीं, आप अपने क्षेत्र में बुलडोजर नहीं चलने देंगी? ये बिना मुआवजा दिए नहीं चलने? मुआवजा दिए बिना नहीं चलने देंगे। मुआवजा मिल जाए उनको, सुव्यवस्था, नागरिक हमारा सहमत हो, हम वो सहर्ष अनुमति दे। यदि हम पूरे राजबाड़े का डेवलपमेंट करेंगे, जागीरदार परिवार को तो स्टे मिल गया है, वो तो यदि स्टे हम लिया है। पालिका बाजार दिल्ली की तर्ज पे यहाँ कुछ बनाना चाहते हैं तो इन सबको हम चिन्हित करके उसमें दुकान देंगे, इसकी रजामंदी लेंगे। एक स्टे उसके भी मिला बाद है, हम विकास आपके क्षेत्र में स्टे भी मिल रहा है। हाँ, जागीरदार परिवार कई लोगों को मिला और एक भी मिला है। पर मेरा ये कहना है दीदी, आप कहती हैं चुनी हुई सरकार है, हाँ। तानाशाहों की सरकार नहीं है। जब कोई बहुत बड़ा उद्योगपति, बहुत बड़ा कोई पैसे वाले की आप जमीन लेते हैं, पलासिया क्षेत्र में आपने बहुत बड़े बड़े पैसे वालों की जमीन ली नगर निगम में, तो एफआईआर देते हैं। अभी ताज़ा मामला ये कासलीवाल का है। हाँ। जो टावर है, वो घंटाघर वाले जो उसको आपने लिया, वो भी संभवतः मैं समझता हूँ आपकी क्षेत्र का मामला होगा, 3 नंबर का। तो वो उसमें भी उनको एफआईआर दे दिया। लेकिन कोई गरीब रामलाल, गरीब श्यामलाल, जिसकी छोटी सी दुकान है, छोटी सी गुमटी है, छोटा सा मकान है, जब उसके साथ तोड़फोड़ करते हैं तो उसको मुआवजा नहीं देते, एफआईआर नहीं देते। तो क्या आपके कानून, आपकी नगर निगम, भाजपा की नगर निगम, चलिए मैं तो यहाँ कह रहा हूँ, क्या अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है? देखिए, नगर निगम सबके लिए है। सक्षम और समर्थ लोग एफआईआर का फ़ायदा उठा सकते हैं, पर जिसके पास पूंजी नहीं है, जिसके पास ज़्यादा जगह नहीं है, वो फ़ायदा उसको नहीं मिल सकता। तो उसके लिए तो यही बहुत बेहतर है कि उसको जो भी आज का भाव है, जितना उसका स्थान है, उसको दुगना मुआवजा। जो कमेटी बनी थी जमीन अधिग्रहण की, उसके अध्यक्ष तो सुमित्रा महाजन थी, मनमोहन सिंह जी जो कमेटी बनाई थी, जी, उसका भी यही फैसला था। हाँ जी, पर वो सुमित्रा जी के शहर में ही वो फैसला लागू नहीं हो रहा। जी, मैंने ताई जी को याद भी दिलाया। क्या याद दिलाया आपने? यही याद दिलाया कि जब तक इनको दुगना मुआवजा नहीं मिले, आपका फैसला आपके शहर में लागू नहीं होता। मैंने उनसे निवेदन किया कि दुगना मुआवजा आप दिलवाएं। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है तो उसका आप पालन करवाएं। बाबू सिंह रघुवंशी भी कह रहे थे कि वो नहीं टूटने देंगे। सत्तन जी भी आए, सब अधिकारी आए, लेकिन टूट गया। अब उषा ठाकुर कह रही हैं कि वो अपने क्षेत्र में बुलडोजर नहीं चलने देंगी। नहीं, क्योंकि सबके साथ सतत संवाद है, आदरणीय भाभी के साथ, मनीष जी के साथ, संभाग आयुक्त हों, कलेक्टर हों, सबके साथ बात है, ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता। फिर ये सुभाष मार्ग कैसे टूट गया, बियाबानी कैसे टूट गया, संबित नगर कैसे टूट गया? बहुत बेहतर हो आप वहाँ पूछें। दिवाली के दिन टूट गया, दिवाली के दिन टूट गया, दिवाली के एक दिन पहले टूट गया संबित नगर। तो आप उन सबको बुला के पूछिए ऐसा क्यों हुआ। भाजपा के बहुत पुराने कार्यकर्ता, जो आरएसएस के बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, जैन परिवार मल्हारगंज में, उनका मकान टूटा। मैं वही कह रहा हूँ कि क्या तानाशाही नहीं है? प्रतिनिधि सजग रहे तो तानाशाही नहीं चलेगी। जहाँ टूट गया वहाँ के प्रतिनिधि सजग नहीं थे। आप उनको बुला के पूछिए। हमारी पूरी पार्टी विकास की पक्षधर है और जैसे बता रहे, उन सब ने सहमत किया होगा वहाँ लोगों को कि तोड़ दो। एक में माननीय सुदर्शन जी ने किया होगा, 4 में आदरणीय भाभी ने किया होगा, सबके साथ बात हुई होगी। धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं लोग वहाँ पर, सहमत होने के बाद धरना प्रदर्शन नहीं होता। रैलियां निकाली है, विश्व हिंदू परिषद ने रैली निकाली है, संघ ने रैली निकाली है। असली चिंता का विषय मैंने तो बहुत पहले से तैयारी करके रखी है। ये सब जो हो रहा है उससे 2018 में कुछ चिंता बनेगी कि सुधारने की जरूरत है? आप कह रही चिंता का विषय, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। प्रतीक जी, सुधारना तो होगा। जिनको हम हटाएंगे उनको दुगना मुआवजा दें, वो प्रसन्नता से हटेंगे और ये विकास सही अर्थों में सबके लिए लाभकारी सिद्ध हो पाएगा। आप इतनी अनुभवी हैं, कई चुनाव लड़े हैं आपने, पहले लड़ाती रही हैं, पार्षद भी रही हैं आप जी।
2018 में कुछ थोड़ी सी चिंता दिखती है आपको? ये सब जो घटनाक्रम चल रहा है, जिस तरह की बातें हो रही हैं, कई लोग कह रहे हैं, गोपाल भार्गव कह रहे हैं, पन्नालाल शाक्य कह रहे हैं, दूसरे नेता कह रहे हैं, संघ कह रहा है जी, कुछ चिंता दिखती है आपको? देखिए, पूरा संपूर्ण परिवार मिलके विचारधारा अजेय बनी रहे, इसी बात की चिंता करता है। और हम सबकी सजगता, हम सबका संगठित स्वरूप जीत में बदलना जानता है अपने विचारधारा के खातिर। संघ का डंडा है तब तक सब अच्छा है। भाई जो पथ प्रदर्शक हैं, जो हमारे आदर्श हैं, निश्चित रूप से वो सब, हर जो वेल विशर है हमारी विचारधारा का, वो चिंता करेगा, सजग भी करेगा और हम उसके मुताबिक सुधार भी करेंगे। इंदौर इतना जागरूक शहर है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत नवाजता है, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति तो इंदौर, सिर्फ इंदौर ही नहीं साहब, पूरा मध्य प्रदेश और अब तो यूँ कहें पूरा देश। पूरा इंदौर अगर इतना है, आप 9 में से 8 विधायक जीतते हैं, सांसद 6 से 7 बार जितने लाखों वोटों से आप लोग जीत रहे हैं, उसके बावजूद इंदौर को कोई मंत्री नहीं मिलता। आप बहुत सशक्त दावेदार थी, आपका आप महिला भी थी और सवर्ण तबके को भी जो प्रतिनिधि देने की बात भी था, अनुभव भी था। आप 2 बार की विधायक, एक चुनाव तो आपने बहुत ह्यूज वोट से जीता था, 1 नंबर का पहला चुनाव। तो क्या हुआ? ये सब प्रतीक जी संगठन का विषय है। हमारे यहाँ अब स्वयं के बारे में निर्णय करना, स्वयं के बारे में चिंता करना, ये संगठन ने कभी संस्कार ही नहीं दिया। क्या आपस में आप लोग खींचतान कारण कोई इंदौर को मंत्री नहीं कोई बना? आपस में कोई खींचतान नहीं। या मुख्यमंत्री ने 3 मंत्री यहाँ ऑलरेडी बना रखे हैं, कलेक्टर, कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर, इसलिए आप लोगों को मंत्री बनाने की जरूरत नहीं है? ऐसा भी नहीं है। सोशल मीडिया पे तो यही मजाक चल रहा है कि मुख्यमंत्री सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री जी के 3 मंत्री हैं। आप लोग जो ना करें वो थोड़ा, पर ये संगठन का विषय है और संगठन चिंता भी करता है प्रतीक जी, ऐसा अब आपको उपाध्यक्ष बना दिया, आपकी इच्छा क्या थी? आप कह रही हैं कि चलिए संगठन तय करे, मेरी खुद की कोई देखिए, इच्छा नहीं। संगठन में अपनी कोई इच्छा नहीं, जो काम देंगे हम तो वो काम करेंगे। और सच में जन जागरण, उषा ठाकुर को मंत्री क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए? वो इतनी सीनियर हैं, 2 बार की विधायक, आपको क्यों नहीं मंत्री बनाया? बहुत अच्छा हो कि ये इंटरव्यू आप हमारे संगठन प्रमुखों से, हमारे सत्ता प्रमुखों से ले, तो वो आपको शायद सही जवाब दे पाएंगे। आप भी तो पूछती होंगी कि मुझे मंत्री क्यों? मैं कभी नहीं। आप प्रतीक जी, आप सच में पता नहीं भरोसा करें या ना करें, पहली बार के टिकट पार्षद से लेकर आज तक संगठन ने स्वयं निर्णय लेकर, स्वयं चिंता करके जिम्मेदारी दी है। कभी संगठन में जाके नहीं कहा। आपने पहला चुनाव जो रामलाल यादव भल्लू भैया को हराया था, बड़े भारी वोटों से हराया था जी, फिर संगठन ने टिकट क्यों काट दिया? ये भी आप संगठन प्रमुखों को बुलाकर पूछिएगा जो उस समय थे। भारी वोट से जीती थी आप? ये सवाल आपको उन संगठन प्रमुखों से करना चाहिए। मतलब इसका ये माना जाए कि कुछ लोग हैं, कोई एक कॉकस है भारतीय जनता पार्टी में जो उषा ठाकुर के विरोध में काम करता है, उषा ठाकुर को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, उषा ठाकुर को डोमिनेट करता है। पर आप ये भी तो देखिए कि हमारा संगठन चिंता करके फिर कार्यकर्ताओं को काम सौंपता है। पर 5 साल तो वनवास का रहना पड़ा। आप उसको वनवास कहें, मैं तो कहती हूँ वो बहुत ही अच्छा समय था। पूरे प्रदेश को घूमा, समझा, संगठन का कार्य प्रदेश के हर कोने तक जाकर किया। कुछ लोग तो है, काकस तो है जो आपके खिलाफ काम कर रहा है, ये तो मानती हैं आप? नहीं, मैं नहीं मानती ऐसा। और हमारे यहाँ उससे ज़्यादा बड़े लोग हमारी चिंता करते हैं और विचारधारा के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं को किस दिशा में ले जाना, उनसे क्या काम कराना, ये चिंता सदैव चलती है। 3 नंबर के विकास को लेकर आपका क्या विजन है? आप क्या बात कर रही हैं? क्योंकि जब नगर निगम में, या जैसे मैंने कहा कि बहुत धीमी गति से काम चल रहा है, IDA के जो बना रहा है वो बहुत धीमी गति से काम चल रहा है। अब चुनाव में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा। आप मान लीजिए 2-3 महीने बाद आप सब चुनाव मोड पे आ जाएगी, फिर आचार संहिता लगने की बारी आ जाएगी। तो 3 नंबर में क्या आप ऐसा करें कि वो 3 नंबर जो कभी कांग्रेस का गढ़ हो गया था, लगातार 3 चुनाव अश्विन जोशी जीते हैं, कांग्रेस के विधायक जीते हैं, तो उसको वापिस बीजेपी का गढ़, जैसे आज 2 नंबर है जी, या 1 नंबर को आपने बनाया जी, वो कैसे बन सकता है? प्रतीक जी, उसके लिए हम लोग निरंतर लगे हुए हैं, संगठनात्मक स्तर पर भी, बूथशः सारी योजनाएं, सारे कार्यक्रम, क्योंकि यदि बूथ मजबूत है, रीढ़ मजबूत है, तो फिर कोई हिला नहीं सकता विचारधारा को। और रही विकास कार्यों की बात प्रतीक जी, तो हम आपको बता दें कि गर्व से कम 20 काम हम ऐसे गिना पाएंगे जो लगभग असंभव से माने जाते थे। एक तो गाड़ी अड्डे का ओवरब्रिज, मुझे लगता है वो 15-20 दिन में अपनी संपूर्णता को प्राप्त करेगा। PC सेठी हॉस्पिटल है प्रतीक जी, उसको हमने नए स्टाफ के सैंक्शन कराया
और वो बहुत ही बेहतर स्थिति में लोगों को सेवा दे छावनी पाएगा। के वहाँ। छावनी वाला आप MTH आप देख रहे हैं, MY का एक दूसरा विकल्प हो जाएगा। 500 बिस्तरों वाला बहुत बेहतर हॉस्पिटल ये लगा है और हम इसमें युद्ध स्तर पे लगे हैं प्रतीक जी। मुझे लगता है 1 वर्ष में हम उसको और आपके विधानसभा क्षेत्र में सड़कें पूरी खुदी हुई पड़ी हैं, सड़कें खुदी हुई पड़ी हुई हैं, उनके भी उसमें लगे हुए हैं। रमेश बेंदोले ने एक सुबह- चिट्ठी भी लिखी है हाँ, सड़कों को लेकर। जी, उन्होंने तो पूरे जी, इंदौर शहर की सड़कों जी, की चिंता व्यक्त जी, की। आप उनकी उस चिट्ठी से सहमत हैं, उनकी उस चिंता से सहमत हैं आप सड़कों को लेकर? रमेश जी ने जो चिट्ठी लिखी है जिन सड़कों को लेकर के, तो वास्तव में सड़क खराब होगी तो ही लिखी है। आप और सहमत हैं कि नहीं? मैं ये इसलिए सहमत और असहमति का विषय नहीं है। मैंने मेरे यहाँ की सड़कें बताई हैं कि आपके यहाँ की सड़कें भी खराब हैं? गाड़ी अड्डा से लेकर के सरवटे तक जो रोड जा रही है वो आधी बन चुकी है। अतिक्रमण और ये मुआवजे को लेकर इसी वजह से वो थोड़ा सा बीच का मार्ग रुका हुआ है, तो वो भी पूरी हो 1 वर्ष में। ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है कि नगर निगम में काम क्यों डिले हो रहे हैं आपके क्षेत्र में, 2 नंबर क्षेत्र में? क्या सारा फोकस नगर निगम का 4 नंबर क्षेत्र के विकास की ओर है? ऐसा नहीं कह सकते, सभी दूर काम करना पड़ेगा और संतुलित रूप से करना पड़ेगा। पूरा इंदौर नगर है महापौर जी की छत्र छाया में, तो वो ऐसा नहीं करेंगे, सभी दूर चिंता कर रहे हैं। ऐसी आशा करती हैं आप? नहीं, ऐसे मैं तो जाके चिंता से काम भी करवा के लाती हूँ। पर आप चिंता से अभी जोन अध्यक्ष नहीं बन पा रहे हैं, आपके जोन अध्यक्षों को लेकर अब बड़ा वो विरोध कोर्ट है। का व्यवधान आ गया, बताइए। नहीं, पर आप जिनको चाहती हैं उनको बनाने को लेकर बड़ा व्यवधान है, उनको मैं लेकर बड़ा चाहती अलग हूँ है। नहीं, ऐसा कोई व्यवधान नहीं है। संगठन में सब स्थिति स्पष्ट है, कोई व्यवधान नहीं। वार्ड नंबर 3 में, जोन नंबर 3 में आप जिनको चाहती हैं उनको संगठन नहीं चाहता सारी है। दूर संगठन ने मतभेद हैं तय कर आपके। रखा है और निश्चित रूप से वो संगठन का डिसीजन होता है जोन अध्यक्ष कौन बनेगा। हम लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मतभेद हैं आपको उसको लेकर? देखिए, मतभेद तो परिवार हो, संगठन हो, जितना बड़ा समूह होगा उतने मतभेद होंगे। पर आपकी पर पसंद- भारतीय जनता पार्टी को ये आशीर्वाद है कि वो सारे मतभेद मिल बैठ के समाप्त कर जब लेते हैं। दूसरे विधायकों की पसंद के जोन अध्यक्ष बन रहे हैं तो उषा ठाकुर की पसंद का नहीं जोन तो अध्यक्ष आपको क्यों नहीं बनना किसने कह चाहिए? दिया मेरे यहाँ मेरी पसंद के बनेंगे, तय हो गया। ताई की पसंद का नहीं बनेगा? ताई की पसंद के जोन अध्यक्ष तो पूरे जिले में, पूरे इंदौर में बनेंगे। वो हमारी सांसद हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो जिसको आदेश करेंगे उस पर हम सब सहमत होंगे। फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी अनुशासनहीनता करेगा। ताई हमारी बड़ी हैं, वो जो कह देंगे वो ठीक है। और बनेगा तो कोई पार्टी संगठन का ही कार्यकर्ता, पार्षद ही बनेगा भाजपा पार्षद का, ही वो तो बनेगा, पक्की बात है। बस। मैं वो तो बने। तो भाजपा का पार्षद है तो वो हमारा पार्षद है। चलिए, अब इतना बड़ा दिल, अनुशंसा ताई जी की इतना हो, इतना हमारी बड़ा हो या इतना अन्य बड़ा किसी दिल की अगर हो। उषा ठाकुर ने रख लिया है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। सब सवाल नहीं। ये पार्षद है, देखिए ये घर की छोटी छोटी बातें हैं और विचार रखना सबका अपना मौलिक अधिकार है, उस पर निर्णय करना संगठन का। मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था आपका कि आपने कहा था कि घोड़े की लगाम, जो कैलाश जी ने कहा है कि वो बिगड़ेल घोड़े को ठीक करना उन्हें आता है, तो आपने कहा था कि हाँ, ये ज़रूरी है, बिगड़ेल घोड़े को ठीक करना पड़ेगा। भाई मान लीजिए यदि कोई ऐसे सबके लिए हम एक बात नहीं कह सकते कि, पर यदि कोई जानबूझ के इस प्रकार से उद्दंडता कर रहा है या जानबूझकर काम में देरी कर रहा है तो उसको ठीक करना भी आता भी है और आना भी चाहिए। कभी आपका ऐसा अनुभव होता है, आपको ठीक करना पड़ता है किसी घोड़े को? किया आपने कभी किसी घोड़े ऐसा को अनुभव ठीक? नहीं आया मैं तो, एक फ़ोन गया 2 गया काम हो जाता है। नहीं, अभी तो आपने कहा ना पीछे पड़ती हो आप, पीछे पड़ना पड़ता है। पीछे पड़ना, भाई देखिए जैसे अधिकारी के पास भी काम की बहुत अधिकता है, 50 प्रकरण है उसके पास, जो उसके सिर पे खड़ा रहेगा वो उसको तत्काल कर देगा कि भैया जाओ, बला अच्छा टले। छोड़ो। तो क्योंकि भाई बार बार वो काम की अधिकता उसके पास भी है और हम यदि लगातार खड़े हैं तो मानसिक दबाव तो होता ही है। तो सबसे पहले इसको कर उषा ठाकुर अगला चुनाव, ये ठीक है, आप फिर मुझसे कह देंगे कि तो संगठन का विषय है। उषा ठाकुर अगला चुनाव 3 नंबर से ही लड़ेंगी या फिर बदल लेंगी? 1 से 3 आ गई, 3 से अब कहीं और चली जाएंगी? देखिए मैंने तो कभी नहीं बदला और ये मेरे हाथ में भी नहीं है, ये बदलना संगठन अगर के आपसे हाथ में। चॉइस पूछी जाए तो आप 3 नंबर से फिर से लड़ना चाहेंगे? निश्चित रूप से 3 नंबर से ही लड़ना चाहूंगी। सुदर्शन जी के लिए अच्छी खबर है, क्या आप 3 नंबर से ही लड़ना चाहेंगे? कोई चिंता किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए। और मैं ये संगठन जो तय करे वहां से लड़े। संगठन को जहाँ आवश्यकता होती है, 1 में लड़ना है तो 1 में लड़े, 3 में लड़ना है तो 3 में लड़े। क्या सत्ता में आने के बाद
वो जो आपके तीखे तेवर हैं उन पे कुछ पानी डल गया है क्या? वो तीखापन मुझे आज दिखाई नहीं दे रहा आप में। आप लोग तीखे तेवर की परिभाषा क्या है आपकी? जनता की सेवा हो, सबको न्याय मिले सेवा तो तब भी और करती थी आप। निष्पक्ष जनता की सेवा तो मैं आपको तब से देख रहा हूँ जब आप पार्षद थी जी। मैं उसमें आपकी ईमानदारी की और आपकी सेवा भावना की मैं सार्वजनिक रूप से कह सकता हूँ। हालांकि मैं सर्टिफिकेट देने वाला कोई भी नहीं हूँ, पर नहीं, आप चौथे प्रहरी हैं और मीडिया तो लोकतंत्र का ताकत है। पर वो जो एक आप में एक जुनून था, वो आप में जो पैशन दिखता था मुझे, वो आज क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? वो जुनून में कहीं कोई कमी नहीं है। ऐसा अवसर हो, ऐसा काम हो तो प्राणपण से वही करेंगे। बहुत धन्यवाद उषा ठाकुर आपका, आप हमारे बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। और उषा ठाकुर ने बहुत साफ कह दिया है कि संघ, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक उनके लिए पहले है। विधायक और बाकी सब चीज़ें आती जाती रहेंगी, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक की विचारधारा और उनका एजेंडा उनकी प्रायोरिटी पर है। और सबसे बड़ी बात एक जनप्रतिनिधि के लिए होती है, वो उन्होंने बहुत दबंगता के साथ, बहुत दावे के साथ कही है कि उनके क्षेत्र में अगर 200% मुआवजा नहीं मिला तो बुलडोज़र नहीं चलेगा। ये वक्त बताएगा कि उषा ठाकुर की जो ये चेतावनी है, जो चुनौती है, वो सही साबित होती है नहीं। उस वक्त भी सिटी न्यूज़ उस पर अपनी बात रखेगा। लेकिन आपको भी हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा सिटी न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत धन्यवाद।